नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेक्शन में हम 2021 के टैट क्वेश्चन पेपर को जो है हम रिवाइज करेंगे। चलिए देखिए, फिर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वीटो इज अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। वीटो जो है किस भाषा का एक शब्द है। देखो, वीटो पावर जो राष्ट्रपति की होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, इन केस जब उसके पास बिल आते हैं, बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 111 जो है राष्ट्रपति के वीटो पावर से संबंधित है, और वीटो शब्द जो है लैटिन भाषा से जो है वो लिया गया है। ठीक, लैटिन भाषा से वो लिया हुआ है। तो आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास 3 टाइप की वीटो पावर्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स की। एक है एब्सोल्यूट वीटो, अत्यांतिक वीटो, जिसको मतलब सीधी बात करेगा, या तो हां या फिर ना, मतलब एब्सोल्यूट बात। दूसरा होता है सस्पेंशन वीटो, ठीक है ना, विलंबनकारी वीटो, जिसमें क्या करते हैं, उस बिल को पोस्टपोन किया जाता है, वापस संसद भेजा जाता है, ये कह के कि इसमें अभी कुछ कमियां हैं, तो उसमें आप प्लीज अमेंड करके चेंज लाके वापस राष्ट्रपति के पास पेश करो। क्लियर? तो उसको सस्पेंड करते हैं, वापस संसद भेजा जाता है वो। और तीसरा आता है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, जिसमें वो ना हाँ कहेगा ना करेगा, वो जेब में डाल देता है और कहेगा कि अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बाद में इसको देखूंगा। राइट? तो 3 टाइप के वीटोज जो हैं हमारे पास रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। व्हेन वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती बैंड। सती प्रथा जो है उसको कब बैन किया गया था? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सती प्रथा का, तो 1829, ये ध्यान रखना आपने, 1829 जो है सती प्रथा को कंप्लीटली तौर पे बैन कर दिया गया था। ठीक, और अगर हम बोलें कि किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया था। अच्छा, काम किसने किया था इसके लिए सबसे ज्यादा? तो राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय, ठीक है, उन्होंने सबसे ज्यादा इसके लिए काम किया था, जिसकी वजह से सती प्रथा को बंद करने के लिए कानून उठाया विलियम बेंटिक ने। ठीक है ना, 1829 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस स्टेशन लोकेटेड। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के हिसाब से था ये, कि विश्व का पहला सौर एवं पवन ऊर्जा संचालित बस स्टेशन जो है कहां खोला गया था? तो देखिए भाई, ये जो बस स्टेशन था ये खोला गया था स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है ना, कहां पे? स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का एक भाग है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने। तो वहां पे ये सोलर पावर्ड जो था ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। देखो, स्टेट्स आपके याद होने चाहिए आपको, उनकी कैपिटल भी। दिसपुर किसकी राजधानी है? तो भाई असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी ही आई थिंक जून या मई के महीने में क्या हुआ था, असम की गवर्नमेंट ने दिसपुर के अलावा एक और राजधानी अपनी बना दी है। किसको? तो डिब्रूगढ़ को। अब असम की 2 कैपिटल है, एक है दिसपुर और एक है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़, ध्यान रखना है, असम की अब 2 कैपिटल हो चुकी है, डिब्रूगढ़ और दिसपुर। क्लियर? अच्छा, मिजोरम की क्या है? तो आइजोल है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर है। सिक्किम की क्या है? गैंगटोक है। क्लियर? तो ये कुछ कैपिटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कौन था? राइट, वाइसराय कौन था? तो आपके पास वेवल है, रीडिंग है, चैम्सफोर्ड है, इरविन है। राइट, तो कौन था इस समय इसमें? तो लॉर्ड इरविन। ठीक, ध्यान रखना है, लॉर्ड इरविन जो थे उस समय वाइसराय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय हुम इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। ठीक है, भारत के महालेखा परीक्षक, ऑडिट करना इनका काम होता है। ठीक है, क्या काम होता है इनका? ऑडिट करना। ठीक है भाई, ऑडिट क्या होता है? जांच करना, सिंपली तौर पे। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के बेस पे बोला जाए तो कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर, और कंपनी को चलाने वाले होते हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी को जांच करने के लिए जो शेयर होल्डर हैं, जो मालिक होते हैं, वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हैं। उसी तरह से
हमारे भारत सरकार के अंदर एक पोस्ट है ऑडिटर जनरल की, ठीक है ना, या फिर हम इसको बोले CAG, कैग हिंदी में बोलते हैं, हम इसको शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में कैग बोलते हैं। हमने कहां से लिया ये? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फॉलो किया है इसको, ठीक है ना, ब्रिटेन से हमने इसको लिया हुआ है। तो कैग जो है वो ये चेक करता है कि भारत में कितना पैसा जो है उसको खर्च किया जा रहा है, कहां लगाया जा रहा है, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भारत के फंड हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड है, कंटीजेंसी फंड है, उन पर जांच रखता है ये, ठीक है ना। इसका आर्टिकल है 148, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आर्टिकल 148। कंट्रोलर या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है ना, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है, पब्लिक पर्स का गार्डियन बोलते हैं क्योंकि इसने पर्स मतलब पैसा, तो बस पैसे से ही इसको डील करना होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसकी अपॉइंटमेंट करता है। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल है 148, ध्यान रखना है आपको, ठीक। चलिए, अगर हम बात करें कि भारत का पहला ऑडिटर जनरल कौन था, ठीक है, वेरी फर्स्ट कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये थे हमारे वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। अपॉइंटमेंट 1950 की है इनकी, ठीक है। ये पहले नंबर के थे, अब 15th नंबर के आ चुके हैं प्रेजेंट में, है ना, 2025 में, और वो हिमाचल प्रदेश के बैच के IRS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर है मतलब, ठीक है, ध्यान रखना है। इनका नाम है संजय मूर्ति, संजय मूर्ति या मूर्ति बोलते हैं, के इनका नाम के संजय मूर्ति, और ये हिमाचल प्रदेश के IAS बैच के उसमें थे, ठीक है ना, और 15th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं आर्टिकल 148 के तहत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के संजय मूर्ति नए हैं, इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नामदेव वाज द सेंट ऑफ विच प्लेस? नामदेव जो है किस स्थान के जो है संत माने जाते हैं? तो ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र को, ठीक है ना, कहां को? महाराष्ट्र को, वो आपने याद रखना है। सूफी संत जो आपका एक भक्ति जो चलता है ना, उसके अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फ्रांस चेंज फ्रॉम अ मोनार्की टू अ रिपब्लिक? राजतंत्र से गणतंत्र कब बना था? देखो भाई, हम इतनी सी बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1789 से 1799 तक जो है फ्रांस की क्रांति रही है, 10 साल तक। उसी टाइम के बीच में जो है ये क्या बनाया गया, इसको बना दिया, गणतंत्र बनाया गया था। तो 1792 जो है सही आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बस इतना याद रखना है कि 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस की क्रांति रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, रशिया की क्रांति कब थी भाई? तो 1910 में रशिया की क्रांति। भारत की क्रांति जो है ये 1857, वो तो पता ही है आप लोगों को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ लेक, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक? निम्नलिखित में से कौन सी एक झील है? तो सुपीरियर लेक है, मिशिगन लेक है, ओंटारियो है, या ऑल ऑफ द अबव? देखिए, ये सारी की सारी झीलें हैं, ये सारी की सारी कहां पर हैं? USA और कनाडा के बीच में हैं। इनको 5 ग्रेट लेक बोलते हैं, 5 बड़ी बड़ी लेक्स हैं ये, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, आपने पढ़ा भी होगा। मिशिगन राज्य भी है USA का, वहां पे ये क्या कहते हैं, झील भी है। ओंटारियो भी है, इरी है इसमें, इरी, ठीक है ना, वो भी ग्रेट लेक्स में ही आती है। क्लियर? तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर इज गांधी सागर डैम बिल्ट? गांधी सागर डैम किस उस पे बना, किस नदी पे बना हुआ है? तो देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार, ये चंबल में है, चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में क्या मिलेगा आपको? गांधी सागर डैम। ठीक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान है, ठीक है ना, राजस्थान। अब ये जो नदी यहां से बहती है चंबल, इस तरफ को जो मिलेगा आपको, इसका नाम है गांधी सागर डैम, ठीक है। और चंबल नदी पे ही बिल्कुल बाउंड्री जैसे क्रॉस हो गई, मतलब राजस्थान में एंटर हो गए, वहां आ जाता है महाराष्ट्र
राणा या सिंपल राणा प्रताप सागर डैम। ये दोनों डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप सागर डैम जो है राजस्थान में मिलेगा, चंबल नदी के अंदर, ठीक है, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम मिलेगा, ठीक है। नर्मदा में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंदिरा सागर डैम है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। हमने बोला सरदार सरोवर डैम गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी में। ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी पे, राइट। तो इस तरह से ये याद रखने हैं आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट्स कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। कौन सा दर्रा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, ठीक। कराकोरम दर्रा ये लद्दाख में पड़ता है, कराकोरम पर्वत श्रृंखला के उसमें, ये चाइना को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ, ठीक है, सियाचिन वाला जो एरिया है वहां पे, ठीक। बोलन दर्रा, बोलन दर्रा ये पाकिस्तान में मिलेगा हमें, पाकिस्तान के अंदर है बोलन दर्रा, ठीक है। पॉलिसी दर्रा नहीं है, इसका नाम नीति दर्रा है, जब कन्वर्ट किया गया तो ऐसे आया। नीति दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, कहां पे? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में जो है नीति दर्रा आएगा। लिपुलेख दर्रा वो भी उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला दर्रा, नाथुला पास कहां मिलेगा? सिक्किम में मिलता है। देखिए सतलुज नदी भारत में एंटर करती है कहां से? शिपकिला दर्रा किन्नौर में। और ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है यांग याप दर्रे से, ठीक है, यांग याप पास से, यांग याप पास, ठीक है। तो वो देखना अरुणाचल प्रदेश में वो वहां से एंटर करती है, ठीक। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। दिल्ली का उच्च न्यायालय, देखिए दिल्ली एक इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। बाकी जो है वो कहीं ना कहीं राज्य के साथ या फिर मिक्स हैं, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में उनका हाई कोर्ट है, वो भी कंबाइंड में है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहां है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है उसका ज्यूरिडिक्शन जो है, ठीक है भाई। हम लक्षद्वीप की बात करें तो वो केरला के अंदर आता है, केरल में एर्नाकुलम जो क्या बोलते हैं हाई कोर्ट है केरला का, वो उसके अंदर आता है। दादर दमन और जो ये हवेली है, दमन और दीव जो हैं वो आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, राइट। तो इसी तरह से कोई ना कोई यूनियन टेरिटरी, अब पुडुचेरी है वो आती तमिलनाडु के अंदर ना। तो इसीलिए दिल्ली जो है इकलौता ऐसा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, कब? 1966 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने इसमें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द सोन एंड नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। सोन नदी और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? देखिए इसके लिए तो भाई हम देखेंगे इंडिया का मैप, ठीक है ना, मैप के थ्रू करेंगे हम। चलिए यहां पे देखते हैं हम। तो सोन नदी जो है वो तो गंगा की सहायक नदी है। चलो गंगा देख लेते हैं अभी हम। गंगा इस तरह से आके बहती हुई एक यहां से नीचे को और एक बांग्लादेश चली जाती है। तो सोन नदी निकलती है इस पोर्शन से, है ना, ये है मध्य प्रदेश का पोर्शन, यहां से निकलती है सोन और जाके बिहार के पास इसमें मिलती है, और यहीं से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ठीक है। और ये रही सोन। अब यहां पे ये जो आपको पहाड़ियां दिख रही हैं, ठीक है, ये जो आपको पहाड़ियां दिख रही हैं या फिर ये जो एरिया है, ये है अमरकंटक चोटी, अमरकंटक पहाड़, ठीक है भाई, अमरकंटक पहाड़। इसी को ही अमरकंटक पठार बोलते हैं, पठार प्लेट्यू जो है, अमरकंटक पठार। तो नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों ही अमरकंटक पठार से निकलती हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। ये जा रही है ईस्ट की तरफ को और नर्मदा आती है वेस्ट की तरफ को। क्लियर है? ये ध्यान रखना आपने। इसी के नीचे ठीक यहां पे एक और नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, है ना, ताप्ती नदी ये भी है इसी के साथ नर्मदा के। इन दोनों ही नर्मदा और ताप्ती के बीच में हमें एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यहां पे आएगी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चन आपको मैप के थ्रू देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उससे आप जल्दी से याद कर सकते हो,
ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? पलामू माउंटेन्स, अमरनाथ ये गलत है, अमरकंटक होगा यहां पे, अमरकंटक पठार। ठीक है, अमरकंटक पठार, ये ध्यान रखना है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है दोनों ही नदियां। ठीक, अमरकंटक चोटी से नहीं निकलेगी, चोटी जो है, पीक जो है, वो नर्मदा निकलती है वहां से, सोन पठार से, मतलब दोनों ही हमारा प्लेट्यू वाला रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? देखो इंदिरा पॉइंट, अब ये सबसे हमारा सदर्न पॉइंट है। अब हम नॉर्थ बोले, साउथ बोले, वेस्ट बोल दें, ईस्ट बोल दें, सबसे नॉर्थ में आता है इंदिरा कॉल। ठीक है, सबसे साउथ में आता है इंदिरा पॉइंट। अब इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी। और ये कहां मिलेगा हमें? तो ये मिलता है अंडमान और निकोबार में, या सही बात बोले तो दक्षिण निकोबार के अंदर मिलेगा हमें ये, है ना, साउथ निकोबार में, राइट। तो इसको क्या बोला? पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। सबसे वेस्टर्न पॉइंट हमारा गुजरात में है। गुजरात में कौन सा वेस्टर्न पॉइंट रहेगा हमारा? तो इसका नाम है गोहर मोती, गोहर मोती या गोहर मोता, गुहर मोता, अलग अलग नाम जो है वो पेपर में देखने को मिल जाते हैं, कई बार गुहर मोता, कई बार गोहर मोटा, इस तरह से भी देखने को मिलेगा। और सबसे पूर्वी जो पॉइंट है हमारा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में किबीथू, किबीथू सबसे पूर्वी छोर है, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, जहां से सनराइज होता है, आप ये कह सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो, और 1942 में हुआ है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जो है ये शुरू किया था। ठीक है, तो डू और डाई जो है किसने दिया है? ये दिया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने बोल दिया कि अब करो या मरो करो, हमने बस अब आजादी लेनी ही लेनी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। अच्छा, दिल्ली चलो किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक, सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन जो था उसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? देखिए वहाबी जो ये रहा है एक सोशियो रिलीजियस एक मूवमेंट था, एक तरह से एक क्रांति टाइप थी ये, जो कि 18वीं सदी में अरब में चली थी, अरब प्रायद्वीप में चली थी। ठीक है, क्या बात था, किस लिए किया था? कि प्यूरिफाई ऑफ इस्लाम धर्म को प्यूरिफाई करना है भाई, ये था इनका ये मानना। ठीक है, तो ये सैयद अहमद वहाब जो थे इसके लीडर थे। क्लियर? तो वहाबी मूवमेंट के लीडर कौन थे? सैयद अहमद। ठीक, इंडिया का नहीं था, या अरब में हुआ है, अरब कंट्रीज में वहाबी मूवमेंट। चलिए जी, हाँ उसके रेपरकशन जो है वो इंडिया में भी देखने को मिले हैं, वो बात अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज सैफरॉन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड द मोस्ट इन इंडिया? केसर, सबसे ज्यादा जो है केसर कहां पे का उत्पादन जो है वो होता है? तो देखो भी जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, कॉफी की अगर हम बात करें, कॉफी कहां पे? कर्नाटक में। चाय सबसे ज्यादा कहां? असम में। रबड़ सबसे ज्यादा कहां पे? तो केरला, केरला के अंदर। जूट सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कॉटन सबसे ज्यादा कहां? तो कई बार गुजरात में होता है, कई बार महाराष्ट्र में होता है, पर मैं गुजरात लेके चल रहा हूं, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, चलो दोनों लिख दिया मैंने। महाराष्ट्र में भी होता है, वो वेरी करता है कि फसल कहां सब ज्यादा अच्छी हुई है। शुगर केन कहां आते हैं? यूपी, ये आपको पता है। गेहूं कहां? यूपी। ठीक है ना, ये सारी चीजें कहां होती हैं? इस तरह से। सैंडलवुड, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, तो ये भी कर्नाटक में ही देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा मात्रा में। सिल्क, सिल्क सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? ये भी कर्नाटक में ही मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? एक चीज देख लेते हैं हम, बात करें अगर हम लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर
अगर हम स्थायी सदन बोलें तो राज्यसभा एक परमानेंट सदन है जिसको कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। ऑन दी अदर हैंड लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व करा जा सकता है, ठीक है, भंग, डिसॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है भाई। तो देखिए लोकसभा का जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल नॉर्मल डेज में 5 साल चल सकता है, इमरजेंसी लग जाए तो 6 साल भी चलेगा, ठीक है, या समय से पहले तोड़ भी सकते हैं, मतलब इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड राज्यसभा का तो परमानेंट है, इनफाइनाइट, कभी खत्म ही नहीं होता, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हम। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, कितना, 6 ईयर्स। और ये क्वेश्चन आता है कि कितने % ऐसे लोग हैं जिनको हर दूसरे साल रिटायरमेंट लेनी होती है। तो 1/3 मेंबर जो होते हैं एवरी सेकेंड ईयर में रिटायर होते जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायरमेंट लेते रहेंगे 2 साल के बाद। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When was the first meeting of the Constituent Assembly held? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हम बात कर चुके हैं 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में क्या क्या हुआ था भाई? तो भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थाई, टेम्पररी तौर पे अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, राइट? बस इतना हुआ था। क्यों बनाया गया था? सबसे बड़े एजेड थे ये क्लास के, मतलब जो ग्रुप जो था इसका, मतलब जो मीटिंग थी उस ग्रुप में सबसे बड़े एज के थे, तो इनको भाई बना दिया। 2 दिन के बाद, कब, 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई है, उसमें राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, उनको क्या बना दिया? परमानेंट मेंबर बना दिया गया। और BN राव को एडवाइजर ही बना दिया, एडवाइजर, ठीक है। HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, है ना। तो ये सब 11 दिसंबर को हुए हैं, तो ध्यान रखना आपने। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द, अच्छा एक क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश का कि संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश से कौन गया था, है ना, हिमाचल प्रदेश से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो भाई एस परमार जो थे वो गए थे, ठीक है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे पहले CM भी रहे हैं, तो आपने उसी से याद रख देना कि वही संविधान सभा में भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मनसबदार, ठीक है ना। ये मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा किसके काल में थी? सिंपल सी बात है, मनसबदार किसने चलाया था? अकबर ने। मनसबदारी क्या थी? देखो एक चीज, मतलब एक तरह से ये औधा हुआ करता था। अब अकबर के जो सेनापति थे, जो मतलब उसको लगता था कि भी हाँ मुझे इनको कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, तो एक मनसब देता था उनको। मनसब के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एरिया उनको दिया जाता था, कुछ आर्मी दी जाती थी, ठीक है, कुछ घोड़े, हाथी, सेना, है ना, और उस एरिया में टैक्स कलेक्ट करने की पावर भी दे दी जाती थी। तो इस तरह से मनसबदार जो थे अकबर ने बनाए थे। अब क्वेश्चन यहां पर है, दो यही आता है कि मनसबदार किसने चलाया? अकबर ने चलाया। सबसे ज्यादा किसके टाइम में थे? तो औरंगजेब के टाइम में थे। और ध्यान रखें एक क्वेश्चन और बनता है, हालांकि औरंगजेब ने हिंदुओं को मतलब तोड़ने की कोशिश की थी, इसने मतलब जजिया कर फिर से लगाया था, हिंदू मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी, पर सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू जो थे वो इसी के शासनकाल में थे। वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मनसबदार जो थे हिंदू थे। या फिर क्वेश्चन आता है कि किसके कोर्ट में सबसे ज्यादा हिंदू एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब जॉब थी उनके पास? तो औरंगजेब के काल में ही थी, सबसे ज्यादा हिंदू काम करने वाले भी इसी के कोर्ट में हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन विच रिवर इज द सलाल प्रोजेक्ट सिचुएटेड? सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भाई झेलम में है, ये ध्यान रखना है, और जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा आपको सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, झेलम नदी के अंदर है ये, ठीक है। झेलम का नाम क्या है? वतिस्ता, वैदिक नाम वतिस्ता, ठीक है ना। जैसे हम रावी, व्यास, सतलुज इन सबके वैदिक नाम पढ़ते हैं, वैसे झेलम का ही वतिस्ता नाम भी है। झेलम को ही हाइडेस्पीस भी कहा जाता है, हाइडेस्पीस, ठीक है ना। हाइडेस्पीस का युद्ध आपने पढ़ा होगा, झेलम का युद्ध अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो वही है, अलेक्जेंडर का ही। सिकंदर कहां का शासक था भाई? अलेक्जेंडर कहां का रूलर था, ठीक है भाई। तो इसका जो बर्थ था वो था 356 BC,
है ना। मैसेडोनिया, मकदूनिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, मैसेडोनिया, है ना, वहां का एक राजा था ये, ठीक है। तो राजा बना ये 336 में, 336 में राजा बन गया था बीसी, और डेथ हुई इसकी 323 बीसी में, भारत में आया था, ठीक है। फिर पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था, उसके बाद ये व्यास नदी के किनारे आकर वापस चला जाता है। एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, वो इसका गुरु था, ठीक है ना, टीचर था वो एरिस्टोटल। और डेथ कहां हुई है इसकी, तो बेबीलोन में। बेबीलोन, बेबीलोन प्रेजेंट समय का बगदाद है, बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, बगदाद, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए 1919 जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी ने एक एजिटेशन चलाया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। तो देखो असहयोग आंदोलन की सहयोग नहीं करेंगे अब अंग्रेजों का हम, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था उन्होंने, ठीक है। और महात्मा गांधी, सॉरी स्वराज पार्टी की किसने की है, हाँ, तो ये असहयोग आंदोलन फिर 1922 में वापस लेना पड़ गया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था, है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, पिछले के एग्जाम में। तो चौरा चौरी जो थी बिहार में एक जेल, मतलब पुलिस स्टेशन था जिसको जला दिया गया था। तो गांधी को लगा कि जो ये चलाया हमने वो थोड़ा एक डेंजरस रूप ले रहा है, लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने वापस कर लिया। अब इससे नाराज होके मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, उन्होंने और चित्तरंजन दास ने, दोनों ने मिलके क्या है, नया पार्टी खोल दी। ये बोल रहे थे कि इस असहयोग आंदोलन को बंद मत करो, लेकिन गांधी ने उसको बंद कर दिया था। तो स्वराज पार्टी का निर्माण फिर इन्होंने किया है। कब हुआ है स्वराज पार्टी का, तो 23 में हुआ है, ध्यान रखना है। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई किसने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा पेनिनसुला क्या है, तो अरेबियन प्रायद्वीप है। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, पेनिनसुलर जो प्रदेश होते हैं या पेनिनसुला होता है, उसका मतलब क्या होता है, जो वो जगह जो 3 जगह से पानी से घिरी होती है, राइट, 3 जगह से पानी से घिरी होती है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है भाई, अरेबियन प्रायद्वीप। तो क्या भारत एक प्रायद्वीप है, बिल्कुल है, भारत एक पेनिनसुलर है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा आर्कीपेलागो, पेलागो भी बोलते हैं इसको, आर्कीपेलागो, सबसे बड़ा आर्कीपेलागो कौन सा है। आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इतने सारे आइलैंड हैं कि एक इंसान को 84 इयर्स लग जाएंगे हर एक आइलैंड में रहते रहते, ठीक है ना, इतने ज्यादा आइलैंड हैं वहां पे। तो कम से कम इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, द्वीप समूह है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। 352 की बात हो रही है, नेशनल इमरजेंसी की। तो लड़ाई के दौरान बिल्कुल जी, एक्सटर्नल इन्वेजन, बाहरी आक्रमण बिल्कुल, आर्म्ड रिबेलियन मतलब अंदर से ही जो है सिविल वॉर चल पड़ी है, मतलब बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दी अबव, इन तीनों कारणों से। हालांकि युद्ध एक मेन कारण है, मेजर कारण है। अगर पाकिस्तान या किसी बाहरी कंट्री भारत पे अटैक करती है, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। अंदर भारत के अंदर ही आपस में दंगे हो रहे हैं, तो आर्म्ड रिबेलियन उसको कहा जाएगा, राइट। चलिए जी, विच इंडियन रिटर्न्ड हिज टाइटल ऑफ सर आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने सर की उपाधि जो है लौटा दी थी, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो सर की उपाधि उनको दी गई थी ब्रिटेन से, तो उन्होंने वो वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग कब हुआ, 1919 में। किसकी वजह से, रॉलेट एक्ट सुना होगा आपने, काला कानून जिसको बोला गया था ना, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ये बोला गया था। मतलब जो किसी पे अगर संदिग्ध माना जाएगा तो जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे वो पकड़ के उनको जेल में डालेंगे, सीधे कार्यवाही नहीं होगी, सीधे ही जेल की सजा।
तो इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग एक जगह है, कहां पे, अमृतसर में 13 अप्रैल को वहां पे बैठक हुई थी बैसाखी के दिन। तो जनरल ओ डायर ने गोली चलाने के लिए आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से कांड हुआ था। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज नेशनल वोटिंग डे सेलिब्रेटेड? नेशनल वोटिंग डे कब मनाते हैं? मतदान दिवस। तो भाई 25 जनवरी को क्या होता है, वोटिंग डे मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी और क्या होता है, तो टूरिज्म डे भी होता है ये, ठीक है, टूरिज्म डे भी बोलते हैं इसको 25 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द फाइनेंस बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? वित्त विधेयक सबसे पहले किस संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो देखो भाई, मनी बिल की ही तरह फाइनेंस बिल भी पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, राज्यसभा बाद में जाता है, पहले कहां होगा, लोकसभा के अंदर। 117 आर्टिकल जो है वो फाइनेंस बिल से रिलेटेड है, 110 आर्टिकल है वो मनी बिल से रिलेटेड है, और 107 बिल जो है वो साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड है। ये आर्टिकल के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखो हम जानते ही हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखो सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री, कौन सी हैं ये? चलो इनकी बात हम मैप में ही करेंगे। अब हम देखते हैं यहां पे मैप के थ्रू कौन कौन सी माउंटेन रेंज भारत में मुख्य हैं। ये तीन तो आपको पता ही है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से लेकर राजस्थान तक चलती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये पोर्शन है आपका किसका, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये, ठीक है ना, और भारत की तो चलो है ही है। सबसे ऊंची पॉइंट है इसका गुरु शिखर, यहां पड़ता है माउंट आबू के पास गुरु शिखर, ठीक। उसके बाद नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करने वाली कौन सी माउंटेन रेंज है? तो विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसके नीचे आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो धूपगढ़, है ना, धूपगढ़। विंध्याचल की कौन सी है? तो सद्भावना शिखर है, राइट। चलो ये हो गया। अब हमने पढ़ा था सह्याद्री, पश्चिमी घाट जो है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सह्याद्री, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, सह्याद्री इसी को ही कहा जाता है। इसी का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई। देखिए जितनी भी मलाई है, मुदुमलाई, अन्नामलाई, है ना, वो सारी कहां मिलेगी आपको? केरला में, केरल और तमिलनाडु में आपको मलाई मिलेगी, ठीक है, तो ये याद रखना है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट आ गई यहां से, पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। अब ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में टकराती हैं इस पॉइंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन रेंज, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अब ये केरला में भी है, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी है। तीनों ट्राई जंक्शन पॉइंट जो है इन तीनों राज्यों का, वहां पे है ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, बहुत बार एग्जाम में आती है, डोडा बेटा तमिलनाडु में है ये, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। और देखो अभी एचएएस का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया पलानी की पहाड़ियां कहां हैं? पलानी पहाड़ियां तो देखो तमिलनाडु में पड़ती है। यहां पे झारखंड के अंदर राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां बहुत बार एग्जाम में आता है, झारखंड के अंदर है राजमहल की पहाड़ियां। झारखंड में ही आपकी पारसनाथ की पहाड़ियां भी है, पारसनाथ की पहाड़ियां। गिर फॉरेस्ट, गिर जंगल या गिर नेशनल पार्क, गिर माउंटेन जिसको हम बोलते हैं गिरनार पर्वत, कहां है? गुजरात के अंदर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, गिरनार, पूर्वी घाट और राजमहल और पारसनाथ की पहाड़ियां, राइट। तो ये भारत में मेजर इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। चोटियां हाँ इनमें अलग अलग रह सकती हैं, पर हमने सिर्फ पहाड़ियों की बात की है यहाँ पे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे ओल्डेस्ट है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटी दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं?
देखिए भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 427 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। भाई गुप्त साम्राज्य का राजा कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा कहां है? बिहार में है ना, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट है। हालांकि तक्षशिला वैसे वो सबसे ओल्डेस्ट थी, पर वो पाकिस्तान में है अब। ठीक, और मान्यता ये है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी को राम के भाई भरत ने बनवाया था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, राइट। और कुमार गुप्त ने प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। तो ये तो था आपकी 427 की। देखो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी बिहार में ही मिलेगी आपको। किसने बनाई थी? धर्मपाल ने बनाई थी, धर्मपाल। ठीक है, राजा धर्मपाल जो था, धर्मपाल बंगाल का राजा हुआ करता था उस समय, लेकिन बनी कहां है? बिहार में बनी हुई है। कम से कम इसका टाइम पीरियड कितना था? 770 से लेकर 810 तक के बीच में। ठीक है, उस दौरान जो थी बनी हुई थी। अच्छा, एक और यूनिवर्सिटी है ओदंतपुरी, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना आपने। ये गोपाल प्रथम ने बनाई थी, गोपाल प्रथम ने 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास जो है ये भी बनी थी। ठीक है, तो एक होगी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ये तीनों यूनिवर्सिटीज पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपने इसका ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।